back to Blogs by RG. So, I'm going to start in series of IELTS. तो बेसिकली 4-5 वीडियोस बनाने वाले हैं अलग अलग मॉड्यूल्स पे IELTS के. तो जो वीडियोस देख रहा है उसको पता ही होगा IELTS क्या है, कैसे है, क्यों है. बट थोड़ा सा हम डिटेल में बता देते, थोड़ा सा मतलब ऊपर से बता देते हैं. तो IELTS के 4 मॉड्यूल्स होते हैं. लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. 2 दिन में इसका 2 दिन एग्ज़ाम होता है इसका. 1 दिन स्पीकिंग का होता है. वो आगे हो सकता है पीछे. तीनों मॉड्यूल्स के 30 मिनट्स का होता है बेसिकली. बस ओके, रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल तक सारा कुछ 30 मिनट्स में कवर हो जाता है. जो 1 दिन होता है आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग का, वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. बस यही था, बेसिक इंट्रो था इसका. तो आज की वीडियो होगी लिसनिंग पे प्रॉपरली. बेसिकली आई डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग. बस ये मैं खुद के अपने एज अ स्टूडेंट अपने पर्सपेक्टिव से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने क्या क्या फॉलो करा, क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप एक स्कोर, जो आपका डिज़ायर्ड स्कोर है, आप अचीव कर सको. ओके, जो बच्चे +2 बेस्ड हैं आपको कम से कम 6 चाहिए ओवरऑल. जो +2 ग्रेजुएशन बेस्ड है उनको 6.5 चाहिए. बाकी GT वालों को तो 777-8 जो भी उनका चाहिए होता है वो है. ओके, तो सबसे पहला जो लिसनिंग में आपको आप ध्यान नहीं देते बट बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है आपका, वो है स्पेलिंग एरर्स का. तो बच्चे क्या करते हैं कि उनको कुछ स्पेलिंग्स उन्होंने कभी सुनी नहीं होती है, तो वो तो ओब्वियसली आपकी गलत होंगी. बट कुछ नॉट, मतलब कुछ विदाउट नोइंग और विद लैक ऑफ कंसंट्रेशन वो आपकी गलत हो जाती हैं. ओके, कुछ कॉमन स्पेलिंग्स होती हैं जैसे लाइब्रेरी, असेसमेंट, कंसंट्रेशन ही. तो बच्चों की कुछ वैसी गलत है, IE की कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, गलत हो जाती है. तो आप वो ध्यान से लिखें. और जब आप अपना रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जो आपकी गलत स्पेलिंग्स हो रही हैं उसकी आप एक लिस्ट बनाते चलो, उसको प्रैक्टिस करो, वो आपकी अगली बार गलत नहीं होनी चाहिए. एंड अल्ट्रैक की एक और वीडियो बना दी जाए, एक सेपरेट आपको स्पेलिंग्स के ऊपर, जो कॉमन स्पेलिंग्स होती हैं, आपको इससे अगली वीडियो मिल ही जाएगी. आई ट्राई कि बन जाए तो वो देख लीजिएगा आप. आपको सारी स्पेलिंग्स मिल जाएंगी. आप साथ के साथ अपना नोटबुक पेन उठाना, आई स्पीक कि हाँ ये आप लाइब्रेरी लिखो, आपको 2 to 3 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा, आप लिखो. ओके, उसके बाद पॉज लेके उसके बाद नेक्स्ट स्पेलिंग. ओके, ऐसे करके हम लोग बना देंगे एक वीडियो आपके लिए स्पेशली. ओके, स्पेलिंग एरर्स के अंदर आपको S और ES का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है. जैसे किसी ने ऑडियो में बोला कार्स, आप लिख रहे हो कार, तो आपको वो गलत है. तो ऑडियो के ध्यान से सुनो, अपना कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ करो. ओके, और एक बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन आई गेस कि आप हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज़ करो. जब आप ये आपको जब शीट मिलती है ना, ये वाली ट्रांसफ़र करने के लिए अपने आंसर, इसमें हमेशा ही कैपिटल लेटर्स यूज़ करो बिकॉज कंप्यूटराइज चेकिंग होती है इसकी. ओके, तो कंप्यूटर में जो अपने कैपिटल लेटर्स होते हैं वो सभी सेम ही लिखते हैं. बाकी नहीं, बच्चे क्या करते हैं, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ना उनकी फ़ॉन्ट आप लगा लो, कुछ कंप्यूटर में नहीं होता क्योंकि अपना कुछ ना कुछ बच्चों का खुद का तरीका होता है लिखने का, तो वो आपका गलत कर देता है कंप्यूटर. ओके, तो आपको एक और बात है कि जब आप अपना आपको पिन कोड या फिर फ़ोन नंबर या नाम बताया जाता है ना, तो वो एक बार में सही बताते नहीं हैं. बहुत बार बता देते हैं एक बार में सही, बट कई बार नहीं भी बताते. जैसे आपका नंबर लिख रहे हैं कि टेलीफोन नंबर लिखो अपना, वो बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6. ओके, आपने लिख दिया, आप नेक्स्ट पे पहुँचे, कहते हैं सॉरी इट्स 1 0 2 3 4 5 6. बच्चे क्या करते हैं, उसको चेक करने लग जाते हैं कि इसमें बीच में क्या गलत है. उसको काट के फिर लिखने शुरू करते हैं. उसको छोड़ दो, जो आपने लिख दिया छोड़ दो, उसको स्लैश डाल के ना साथ के साथ दूसरा नंबर लिख लो. आपको पता है ना दूसरा नंबर जो आपने लिखा है वो ठीक है, पहले वाला जो लिख लिया ना नंबर उसके बाद कट कर दो जाए हल्का सा. आपके पास टाइम नहीं होता, इतने में वो नंबर बोल के चला जाता है, वो आपको छूट जाता है. इसलिए कटिंग वटिंग करने का आपके पास टाइम नहीं है. आप जो दोबारा बोल रहे हैं दोबारा पूरा नंबर एक बार लिख लो. ओके, जो नाम है चाहे पिन कोड है कुछ भी है. और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चे इंस्ट्रक्शन बहुत कम पढ़ते हैं. इंस्ट्रक्शंस ध्यान से देखो, ठीक है. जैसे आपको बता रहा है कि आपने 1 वर्ड लिखना है, 2 वर्ड लिखना है,
3 वर्ड लिखने, 1 नंबर है, ठीक है, या फिर आपको 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मैप है, मैप को प्रॉपरली फॉलो करो जैसे भी है। तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस अगर आप फॉलो करते हो तो आपके बहुत क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं। और एक बात है कि जो हाइफन है ना, वो वाले वर्ड्स 1 वर्ड में काउंट होते हैं। सपोज उसने बोला कि व्हाट टाइम, साथ में आपके रिकॉर्डिंग में बोल रहे पार्ट टाइम, ओके, पार्ट टाइम में 2 वर्ड्स काउंट हो गए। अगर आप पार्ट टाइम में अलग अलग लिखोगे, आप अगर बीच में हाइफन डाल दोगे तो 1 वर्ड काउंट होगा। हाइफन मतलब बेसिकली एक जो लाइन लगा देते हैं ना वर्ड्स के बीच में, उसको हाइफन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप ना थोड़े से वर्ड्स रिसर्च कर लीजिए, कौन से वर्ड्स में हाइफन आता है, कैसे कैसे हैं कॉमन से वर्ड्स, तो वो आपको मिल जाएंगे इजीली, ओके। और उसके बाद है अपना ट्रैप जो है MCQs का। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं MCQs में, बट बहुत इजी सा होता है MCQ। आपको आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगे, वो आपको बोलेंगे कि एलिमिनेशन मेथड लगाओ, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, बट कैसे? द क्वेश्चन इज़ हाउ। आपको एक ना अपना कीवर्ड जो है वो देख लेना अपने MCQ की क्वेश्चन में। हम लोग सपोज एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि वेयर विल डेनवर गो। आपको डेनवर कोई नहीं देखना, डेनवर सुनना है ना कि डेनवर कहाँ जाएगा, वो बोलेंगे आपको डेनवर गो, हाँ कहाँ जाएगा, ओके आपको सुनो, वेयर विल है ना, कहाँ जाएगा, वेयर विल, तो वो विल आपका मेन कीवर्ड है। तो आपको बोल रहे हैं कि डेनवर इज़ इन हाउस करंटली एंड इन ही वॉज प्लानिंग टू विजिट एन पार्क बट इंस्टेड ही चोज म्यूजियम। तो क्या बोल रहा है कि डेनवर इज़ इन हिज हाउस, तो वो वहाँ पर तो है, तो ये आंसर तो गलत हो गया आपका। तो आगे बोल रहा है कि ही वॉज प्लानिंग टू विजिट एन पार्क, वो सोच रहा था, प्लान कर रहा था, बट जाएगा नहीं, क्योंकि आगे बोला कि इंस्टेड ही चोज म्यूजियम, उसने म्यूजियम चॉइस चॉइस करी है कि म्यूजियम जाएंगे हम लोग, तो म्यूजियम इज़ द करेक्ट आंसर। तो MCQs में है ABC आंसर, ठीक है, आपका C पे है म्यूजियम, तो वो ठीक है। जब आप इस वाली शीट पे जब ट्रांसफ़र करोगे आंसर ना, वहाँ पे अपने म्यूजियम नहीं लिख के आ जाना, वहाँ पे लिखना C, बस, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है C, ओके डन। एक जो आपके मैचिंग वाले में होते हैं ना कि हाँ एक साइड आपको एक कोई ना कोई बंदों के नाम की लिस्ट दे दी, सामने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कि ऑथर्स के नाम की लिस्ट दे दी, उनके सामने उसकी बुक्स के नाम बता दिए। जो ऑथर होंगे या फिर जो बंदे होंगे उनके नाम तो लेफ्ट साइड पे जो होंगे वो सीधे सीधे लिखे होते हैं, वो ऊपर नीचे नहीं बोलते। वो फर्स्ट पे A पे डेनवर है, B पे टोक्यो है, C पे रियो है, तो वो लाइन वाइज ही बोलेंगे। सामने जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैनेजिंग या प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग, वो अलग अलग बोलेंगे। एज डेनवर इज़ असाइन द ड्यूटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो सामने उसकी ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा, ठीक है। तो एज रियो हैज़ बिन गिवन फॉर द ड्यूटी ऑफ प्लानिंग, तो उसके सामने प्लानिंग आ जाएगा। तो जो ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, जो उनके सामने भी ABC लिखा आएगा, तो इस वाली आंसर शीट में वहाँ पर भी ABC ही लिख के आना है कि पहले B था, C था, D था, वही लिखना है आपने। वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चरिंग वो नहीं लिख देना, ओके। तो एक और बात जो कि है, जब आप ना बाय चांस आप लिसनिंग कर रहे हो एग्ज़ाम में या फिर अपने मॉक टेस्ट में या फिर जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सामने क्या पता आपके जोकर नाचने लग गया, आपकी कंसंट्रेशन इधर उधर होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है कि अपना जो क्वेश्चन रह गए ना आपके, सपोज करो 3 क्वेश्चन रह गए आपके, उनको सोचने नहीं लग जाना हाँ मेरे क्वेश्चन रह गए 2-3, अब क्या बनेगा, वो आपके आगे 10 रह जाएंगे इतना में, तो छोड़ दो। वो जहाँ से ऑडियो कंटिन्यू हो रहे हैं ना, अपना दिमाग लगाओ, वहीं से कंटिन्यू करना शुरू कर दो, तुक्के तो बाद में लगाने ही है। कभी भी जब आपसे ना सारा कुछ हो जाए, जब आपको लास्ट में 10 मिनट मिलेंगे ना, जहाँ जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे ना, मतलब जहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस होएगी आंसर्स में, कुछ भी लिख के आ जाओ, क्या पता तुक्का लग जाए, ठीक ही हो जाए, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। कभी भी अपना रीडिंग है चाहे लिसनिंग है, उसको खाली छोड़ के आना ही नहीं है। अपनी जो अपनी आंसर शीट है ना, इसको कभी खाली नहीं छोड़ के आना, कोई भी ब्लैंक है, कुछ भी लिख के आ जाओ, आपके कुछ नहीं पता कि कैसे क्या ही ठीक हो जाए, ओके।
ऐसे सपोज आपको बोल रहे हैं ऑडियो में कि वील मीट एट द हॉस्पिटल, ओके। तो जो आपको अगर बोला हुआ है 2 वर्ड्स तो आपका द हॉस्पिटल आएगा, आर्टिकल आएगा वहाँ पर। अगर आपको नहीं वहाँ पर लिखा 1 वर्ड तो जस्ट हॉस्पिटल आएगा। तो वो आपके इंस्ट्रक्शंस प्लस ऑडियो, उसके हिसाब से आपने लिखना आंसर। एक और बात, अगर आपको जब आप इसमें आंसर ट्रांसफ़र कर रहे हो अपनी आंसर शीट में, जब आपको एक अमाउंट बोली जाती है 3 पाउंड्स, अगर आपका जो भी आपकी ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है इसमें ना ब्लैंक में लिखा हुआ है ना, जब 3 के आगे पाउंड्स लिखा हो तो आपकी इस आंसर शीट में जस्ट 3 आएगा, पाउंड्स नहीं आएगा, वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड अगर उसमें पाउंड्स नहीं दिया हुआ, उसने बोला कि 3 पाउंड्स, तो 3 पाउंड्स आएगा, कंप्लीट 3 पाउंड्स। तो ये चीज़ भी ध्यान देना कि आपको मेंशन्ड है कि नहीं है। हाउ मच अमाउंट 3 पाउंड्स, पाउंड्स अगर गिवन है तो नहीं आएगा, अगर नहीं गिवन तो आपको आंसर में लिख के आना 3 पाउंड्स, ओके। 3 यूरोज भी हो सकता है, डॉलर्स भी हो सकता है, रुपीज़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से देख के आना अपने। और आपको एक पता होना चाहिए कि आप ना कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे अच्छी होनी चाहिए अगर आप ये सब कुछ फॉलो कर रहे हो। आप और भी अपने जो भी टीचर हैं उनकी भी बातें फॉलो करो, बट लिसनिंग में इतना कुछ कोई बताता है नहीं, ठीक है। सब ये ना ऐसी परफॉर्मेंस शीट बनाओ आप एक, ओके। मैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अपनी यहाँ पे डेट लिखो कि इस डेट को मेरे इसमें इतने मार्क्स थे, इसमें इतने मार्क्स थे, इसमें इतने मार्क्स थे, डेली के मार्क्स लिखो। साथ के साथ आपको ना एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मेरे को ना ये चीज़ मेरा हो गया, ये चीज़ करनी है। आपकी जो स्पीकिंग और राइटिंग के मार्क्स तो आपके टीचर दे ही देंगे, ओके। बाकी सेल्फ असेस भी कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी रीडिंग और लिसनिंग का तो सेल्फ असेसमेंट ही होती है, आपको बस देख देख के ठीक ही करनी है, ओके। तो ये चीज़ बनाओ, आपको पता चलता जाएगा कि आप एक्चुअली कितने पानी में हो। और बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये चीज़ आती है, मेरे को ये चीज़ नहीं आती, मेरे को ये चीज़ सीखने वाली है। जब तक आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होगे ना, बच्चे ना बोलते हैं, आपकी क्लास चल रही है और टीचर ना सभी के अंदर पूछ लेते हैं कि हाँ भी अपने एक करा टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिया, तो पूछा जाता है कि हाँ आपके कितने मार्क्स आए हैं, 30, आपके 29, अरे मेरे तो 20 थे, बेइज्जती हो जाएगी, मैं 30 बोल देता हूँ। असली बताओ 20, आपका 1 आया ना, 1 बताओ, क्यों? फिर आप अपना जो आपका जो भी टीचर होगा तो वो आपको उस हिसाब से ट्रीट करेगा, उस हिसाब से पढ़ाएगा कि हाँ आपके स्कोर्स इंक्रीज़ हो। अगर आप ऑलरेडी 30 बोल दोगे, सर बोलेंगे चलो इसको तो आता है, इसको छोड़ो, किसी और बच्चे को पकड़ते हैं जिसकी 20 आए हैं, उनको उसको बताते हैं। तो ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड विद योर टीचर, वहाँ पर आपके 30 बताने से वहाँ पे एक्चुअल टेस्ट में 30 नहीं आने वाले। आपको खुद से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ओके। आइल्स का एग्ज़ाम है तो ये आपको स्कूल के एग्ज़ाम तो है नहीं, मतलब कोई बात नहीं, चलो ग्रेस मार्क्स दे देंगे। आपके अगर 5.5 आ गए लिसनिंग या रीडिंग में, आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको दोबारा एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ओके। स्पीकिंग और राइटिंग की तो फिर भी EOR में चांसेस होते हैं इंक्रीज़ होने के, अगर आप अच्छा लिख के आते हो तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो ही जाते हैं। बस लिसनिंग और रीडिंग में बहुत ही सिली मिस्टेक्स के कारण बच्चों के मार्क्स कटते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, सिली मिस्टेक्स इज़ मेन प्रॉब्लम, ओके। सबसे लास्ट थिंग जो जिससे आप अपना एनालाइज कर सकते हो कि आप कैसे कैसे भी किस मॉड्यूल में आपका, जैसे आप लिसनिंग कर रहे हो, आपके MCQs स्ट्रॉन्ग हैं, फिलअप स्ट्रॉन्ग है, या फिर 1 वर्ड वाले स्ट्रॉन्ग हैं, उसके लिए आपको एक ट्रिक है। आप ना ऐसे करके ABC एक चार्ट बना लो, लाइक 1 to 40 लाइन्स में ABC, ओके। आपको सेम एक प्रैक्टिस टेस्ट 3 बार करना है। फर्स्ट टाइम करा, किसी और से चेक करवा लो, अगर है पॉसिबल तो किसी और से चेक करवाओ, जो आपके ठीक होंगे वो ठीक कर देगा, जो गलत होंगे उन पे ना हल्का सा कट लगा देगा, या कुछ भी नहीं लगाएगा, जो ठीक होंगे उनको सिर्फ ओके ओके कर देगा, ओके।
फिर दोबारा करो, फिर तीसरी बार करो, आपको पता चलेगा कि आपके ना अगर तीनों बार ठीक है तो आपका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप कर सकते हो उसमें। अगर 2 बार गलत है, 1 बार सही हो गया तो आपको तुक्का लग गया गलती से कहीं। ओके, अगर 2 बार सही है, 1 बार गलत हो गया तो मतलब थोड़ी सी कंसंट्रेशन की दिक्कत है, वो आप कर सकते हो अचीव, थोड़ा कंसंट्रेट करो। अगर इनकेस तीनों बार ही गलत है तो आपकी मेन प्रॉब्लम है कि आपने या तो वो वर्ड कभी सुना ही नहीं, या फिर ऑडियो बहुत तेज़ है आपके लिए, आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए आप क्या करो, एक जो भी आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस टेस्ट होना है उसकी स्क्रिप्ट होती है, आपको गूगल पे मिल जाती है, आपके टेस्ट के बैक पे मतलब कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी वो ना। वो आपको आप गूगल पे जो भी सर्च करोगे ना, सर्च करो, आपको वो एचडी स्क्रिप्ट मिल जाएगी रिटन में। आप वो पढ़ो कि इसने क्या बोला था, मेरे को जो समझ नहीं आया। ओके, वो आप पढ़ोगे, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस सारा कुछ कवर कर दिया है मैंने। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इतनी सी भी कोई वीडियो पसंद आई हो या फिर लगा हो कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि थोड़ा सा चैनल ग्रो हो सके, ताकि मैं थोड़ा सा और मेहनत करूँ और वीडियोज़ बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।